छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में हम देखते हैं प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। हम आज आपको अध्याय 13 भारतीय प्रशासन की कार्यप्रणाली, इसका हम दूसरा वीडियो डाल रहे हैं। इससे पहले में हमने आपको भारतीय प्रशासन की व्यवस्था और संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षणों के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और उसके आने वाले वीडियो में हम सरकार के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इन वीडियो से अपने पढ़ाई जारी रख सकें। देखिए, प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। भारतीय संघात्मक प्रणाली में संघात्मक व्यवस्था के अनेक लक्षण हैं, फिर भी उसमें कुछ लक्षण संघ को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्ति विभाजन से यह स्पष्ट है कि जहां महत्वपूर्ण विषयों पर तो इसे शक्तियां दी ही गई है, साथ ही समवर्ती सूची के विषयों पर भी उसके द्वारा बनाए गए कानून को प्रधानता दी गई है। तो जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के विषय पर भी प्रधानता दी गई। इसके अतिरिक्त जिन विषयों का उल्लेख इन सूची में नहीं किया गया, वे सब विषय संघ सरकार को सौंप दिए गए हैं। जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय विभाजित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी जो विषय नहीं डले हैं उन सूचियों में, तो संघ सरकार के पास में है, मतलब कि केंद्र सरकार के पास में है। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किए जाने के बाद भी प्रशासन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संघ और राज्यों के मध्य सहयोग हो। संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण एवं प्रभाव डालती है। तो देखिए, राज्य सरकार को निर्देशित करना, कौन कौन से प्रभाव, संघ सरकार के कौन कौन से प्रभाव हैं जो राज्य के ऊपर नियंत्रण करती है। तो राज्य सरकार को निर्देशित करना, राष्ट्रीय महत्व के विषयों में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। इन निर्देशों का पालन राज्य द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशों के राजनयिक संपर्क आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है संघीय कार्यों को राज्य सरकारों को सौंपना। जो संघ के कार्य हैं वो राज्य सरकार को सौंपना। संघीय कार्यपालिका कुछ कार्य राज्य सरकार को सौंप देती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के पालन के लिए संघ सरकार को आदेश दे सकती है। संघ राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। और जैसे कि रेलवे मार्गों की सुरक्षा आदि विषयों पर, तो जैसे कोई भी कार्य के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेशित कर सकती है। जैसे कि रेलवे मार्गों की सुरक्षा आदि विषयों से संबंधित ऐसे आदेश दिए जा सकते हैं। फिर आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत में कुछ सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा और आदि। इन सेवाओं के अधिकारियों का चयन संघीय लोक सेवा आयोग करता है। इन अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। अपने संबंधित कार्यों में सेवा करने के अतिरिक्त ये अधिकारी समय समय पर केंद्र में भी सेवा करते हैं। इस प्रकार संघ सरकार राज्यों पर अपना प्रभाव रखती है। फिर हम देखते हैं कि आर्थिक सहायता। राज्य सरकार को जो राशि करों से प्राप्त होती है वह अपर्याप्त होती है। राज्य सरकार को जो राशि कर से प्राप्त होती है वह अपर्याप्त होती है। तो आय के संपूर्ण साधन केंद्र के पास होते हैं और केंद्र सरकार राज्यों को समय समय पर अनुदान भी देती है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को पैसे भी दिए जाते हैं। इस सहायता के माध्यम से केंद्र राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखती है। फिर आता है संसद के अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर राज्य को विभाजित कर दे, दो राज्यों या उसके भाग को मिलाकर नए राज्य बना दे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। तो संसद के द्वारा भी राज्य सरकार पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब छठवां कार्य आता है कि राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाना। राज्यों का यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके तथा प्रशासन कर सके, परंतु राज्यों का यह अधिकार अंतिम नहीं है। निम्न परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकती है राज्य के केंद्र सरकार? तो राज्यसभा द्वारा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।
राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी कानून बना सकती है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की विधायी शक्ति संसद को सौंपने पर, और यदि राज्य विधानमंडल स्वयं इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि किसी विषय विशेष पर संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार से राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी कानून बना सकती है केंद्र सरकार। भारतीय संविधान के उपरोक्त लक्षण दर्शाते हैं कि संघ सरकार अधिक शक्तिशाली है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले विषयों को यद्यपि 3 सूचियों में बांटा गया है, किंतु जिन विषयों का उल्लेख इन सूचियों में नहीं किया गया वह संघ सरकार के अधीन रखे गए हैं। यह शक्तियां अवशिष्ट शक्ति के नाम से भी जानी जाती हैं। जो शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है वे अवशिष्ट शक्ति के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन हमने आज अध्ययन किया। अब हम सरकार के अंगों के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे, इसीलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए और देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।